गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम मैकेनिकल फर्स्ट ईयर के अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के पढ़ेंगे। पहला है मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्शन, यानी मैकेनिक्स क्या है और उसके बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा को मैकेनिक्स कहते हैं जिसके अंदर बलों के व्यवहार यानी बिहेवियर ऑफ फोर्स तथा किसी वस्तु पर उसके प्रभाव यानी उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है का अध्ययन को हम मैकेनिक्स कहते हैं। मौलिक रूप से मैकेनिक्स को बल विज्ञान भी कहते हैं, यानी इसको हम बल विज्ञान भी कहते हैं। अब मैकेनिक्स के टाइप, इसके दो टाइप हैं, एक स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स, दूसरा है गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को दो पार्ट में और बांटा गया है, शुद्ध गति विज्ञान यानी काइनेमेटिक्स और बल गति विज्ञान यानी काइनेटिक्स। तो सबसे पहले हम स्थिति विज्ञान यानी स्टैटिक्स के बारे में देखेंगे। इसमें वस्तुओं की केवल विराम अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यानी जब कोई वस्तु रेस्ट में है और उस पर जो बल हमने लगाए हैं उसका जो प्रभाव पड़ा है उसके अध्ययन को हम स्टैटिक्स कहते हैं, जैसे छत या पुलों पर लगने वाले बलों का अध्ययन। अगला है गति विज्ञान यानी डायनेमिक्स। इसमें वस्तु की केवल गतिमान अवस्था में ही उन पर लगने वाले बलों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं, यानी अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है और पर जो बल लग रहे हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत आता है। अब इसके भी दो पार्ट हैं। तो पहला है काइनेमेटिक्स, जिसे शुद्ध गति विज्ञान कहते हैं। इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति मात्रा का ही अध्ययन किया जाता है, यानी इसमें सिर्फ उसकी गति की ही हम अध्ययन करेंगे और किसी का नहीं कर देंगे। बल या मास पर विचार नहीं किया जाता, यानी इसमें हम फोर्स और जो उसका मास है उस पर हम कोई अध्ययन नहीं करते हैं। दूसरा है बल गति विज्ञान यानी काइनेटिक्स। इसके अंतर्गत वस्तु की गति के साथ साथ बल और मास का अध्ययन भी करते हैं, यानी इसमें फोर्स का भी अध्ययन करेंगे और मास का भी अध्ययन करेंगे वेलोसिटी के साथ साथ। अब अप्लाइड मैकेनिक्स यानी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, ये क्या है? यह इंजीनियरिंग की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसके द्वारा इंजीनियरिंग क्षेत्र में विभिन्न वस्तुओं से संबंधित अज्ञात बलों को एवं यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है, यानी विभिन्न वस्तुओं पर जो अज्ञात बल लगे हैं उनको हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यांत्रिकी ज्ञान के आधार पर विभिन्न मशीनों के पुर्जे, क्रेन के अंगों, ट्रसेस और जो मेंबर हैं आदि पर के अज्ञात बलों को हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यांत्रिकी के उपयोग, इसके उपयोग कहाँ कहाँ हो सकते हैं? इसका उपयोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हो सकता है, टेस्टिंग में हो सकता है, मैकेनिज्म में हो सकता है, फ्रेम ट्रस में हो सकता है, मोटर इंजन आदि में इसका प्रयोग होता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, जैसे पहला है पदार्थ या मैटर जिसे कहते हैं। पदार्थ वह है जिसको हम सेंस कर सकते हैं, पदार्थ उनको कहते हैं जिसको मतलब छू सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं, जो हमारी इंद्रियों पर प्रभाव डालता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ये कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, यानी कोई ना कोई स्पेस घेरता है और यह कुछ ना कुछ बाहर भी रखता है, जैसे हवा, पानी, कोई धातु। पदार्थ मुख्य तीन अवस्था में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पार्टिकल होता है पदार्थ के छोटे से छोटा भाग को हम पार्टिकल कहते हैं। पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग या अंश जिसका कोई माप नहीं होता अथवा जिसका आकार नेग्लिजिबल यानी नगण्य होता है, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ मास होता है, मास और वेट उसमें होता है, यानी उसका आकार नेग्लिजिबल मान लेते हैं पर उसमें मास और वेट होता है। इसको एक बिंदु द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है और कोऑर्डिनेट द्वारा भी। अगला है बॉडी यानी पिंड। यह किसी पदार्थ का वह भाग है जो कई कणों से मिलकर बना होता है तथा निश्चित स्थान घेरने के साथ साथ इसमें मास और आयतन भी निश्चित होता है, यानी इसका मास भी होगा और वॉल्यूम भी निश्चित होगा, उसे हम बॉडी कहेंगे। रिजिड बॉडी यानी दृढ़ पिंड। हम उस बॉडी को रिजिड बॉडी या दृढ़ पिंड कहेंगे जो
अगर हम उस पर फोर्स लगाएं, बल लगाएं और उसमें कोई विरूपण ना हो, यानी कोई डिफॉर्मेशन ना हो, उसे हम दृढ़ बॉडी कहते हैं। वास्तव में ऐसी कोई बॉडी नहीं है, परंतु हम मान लेते हैं कि जिस पिंड पर फोर्स लगाने के बाद उसमें जो विकृति हुई है या डिफॉर्मेशन हुआ है या विरूपण हुआ है वो नगण्य हुआ है, यानी बहुत कम चेंज हुआ है, तो उसे हम रिजिड बॉडी मान लेते हैं। अगला है द्रव्यमान मास। किसी पिंड या वस्तु में द्रव या पदार्थ के परिमाण की वास्तविक मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर को उस पिंड का द्रव्यमान या मास कहते हैं। इसका मान सभी स्थानों पर सेम होता है। अगला है भार। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी उस वस्तु की मात्रा को अपने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर आकर्षित करती है। W=mg, यानी मास में ग्रेविटेशनल फोर्स g की मल्टीप्लाई कर दें तो वेट आ जाता है। फोर्स, बल वह एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तन कर देता है, परिवर्तन करने का प्रयास करता है, उसको हम फोर्स कहते हैं। यह एक सदिश राशि है और इसका जो मात्रक है वो न्यूटन है। गति तथा विराम अवस्था, स्टेट ऑफ मोशन एंड रेस्ट। जब कोई वस्तु किसी मानी हुई दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ साथ बदलती रहती है तो उसे गति अवस्था या स्टेट ऑफ मोशन में कहा जाता है, अर्थात गति अवस्था में वस्तु चल रही होती है। इसके विपरीत जब कोई वस्तु किसी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती, उसमें क्या था, समय के साथ स्थिति बदल रही है, नहीं बदलती, तो वस्तु के स्थिर या विराम अवस्था में कहा जाता है। जैसे जब दो वस्तुएं समान वेग से एक ही दिशा में चल रही हों तो वह एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर अवस्था में कहलाती है। नेक्स्ट है गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है रेक्टिलिनियर मोशन या सरल रेखीय गति। जब किसी कण का पाथ ऑफ मोशन यानी जो उसका मोशन का पाथ है एक सरल रेखा में होता है तो उस गति को हम सरल रेखीय गति कहते हैं। दूसरा है वक्र गति। जब किसी कण का पाथ ऑफ मोशन कर्व में होता है तो उसे हम वक्र गति कहते हैं। तीसरा है घूर्णन गति या रोटेशनल मोशन। जब कण का पाथ ऑफ मोशन सर्कुलर हो यानी वृत्ताकार हो तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट है दूरी तथा विस्थापन। दूरी क्या होती है, किसी वस्तु या कण द्वारा किसी भी दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी किसी भी दिशा में किसी भी तरह से उसने एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर चली गई लंबाई को हम दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है, मात्रक मीटर सेंटीमीटर mm हो सकता है। अब विस्थापन क्या होता है, किसी वस्तु या कण द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ को विस्थापन कहते हैं, इसको कहते हैं विस्थापन। अथवा किसी कण का विस्थापन उसके दो निर्देशित बिंदु यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सरल रेखीय दूरी यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की सरल रेखीय दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। आगे है चाल, स्पीड। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में यानी यूनिट टाइम में किसी भी दिशा में चली गई दूरी अथवा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं। यानी चाल चली गई दूरी बटे समय। यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा विशेष में चली गई दूरी यानी एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी अथवा विस्थापन को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि यानी वेक्टर राशि है। एक्सेलरेशन, त्वरण। किसी वस्तु के वेग में वृद्धि की दर यानी उसके वेग में पर सेकंड कितनी वृद्धि हो रही है उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। इसे हम F या A से स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं
और फॉर्मूला है F=V/T और मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन, मंद व वेग में ह्रास यानी वेग में कमी, यानी समय के साथ साथ यदि किसी के वस्तु के वेग में कमी आती है तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। और मात्रक सेम, वर्क, किसी पिंड पर लगे बल तथा बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं, यानी वर्क = फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर या जूल होता है। अब राशियाँ, अदिश राशि और सदिश राशि। हमें पता है दो तरह की राशियाँ होती हैं, क्वांटिटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। किसी वस्तु की मात्रा के मैग्नीट्यूड की जानकारी देने वाली संख्या को हम क्वांटिटी या राशि कहते हैं। कुछ राशि जैसे वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, एरिया, वर्क आदि केवल परिमाण बताने से ही अर्थपूर्ण हो जाता है, यानी इनका हम मैग्नीट्यूड बता दें तो अर्थपूर्ण हो गया। परंतु कुछ राशि ऐसी होती हैं जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, भार, इनका हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, परिमाण के साथ साथ इनके डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है, यानी फोर्स की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। तो अब देखो, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशियाँ, वो राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की नहीं। जैसे हम ऊपर पढ़ सकेंगे, जैसे वॉल्यूम है, मास है, डेंसिटी है, तो इनको हम अदिश राशियाँ कहते हैं। और सदिश राशियाँ, जिन राशियों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें परिमाण के साथ यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको हम सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब सदिश राशियों का प्रदर्शन, हम इनको कैसे प्रदर्शित करते हैं। किसी भी सदिश राशि के प्रदर्शन के लिए सबसे जो अच्छी विधि है वो एक सरल रेखीय विधि है कि हम सरल रेखा द्वारा, एक लाइन द्वारा इनको प्रदर्शित कर सकें, क्योंकि कोई भी जो सरल रेखा होगी उसका इनिशियल पॉइंट होगा और अंतिम बिंदु भी होगा, और उसमें कुछ मैग्नीट्यूड भी, और उससे क्या होगा, हमारा जो परिमाण है उसको हम सही सही रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए सरल रेखा द्वारा इन्हें प्रदर्शित करना अच्छा होता है। सदिश एक निश्चित लंबाई सरल रेखा है जिससे एक सिरे पर या बीच में तीर के निशान द्वारा बनाया जा सकता है। रेखा की लंबाई किसी पैमाने की राशि का परिमाण दर्शाती है, यानी उसका लंबाई उसका परिमाण बताएगी, तथा तीर के जिस साइड तीर लगा हुआ वो उसे दिशा दिखाएगी, या तो लेफ्ट या राइट। अब सदिश राशियों का योग, हमने माना दो सदिश राशि ले ली ए और बी, इस डायग्राम में दिखा रहा ए और बी हमने सदिश राशि ले ली। कोई बिंदु ओ लेकर सदिश ओ ए = ए, यानी ओ ए पर हम ए दिखा देंगे, ए वेक्टर, और ए बी पर बी वेक्टर हमने रेखांकित कर लिया दो सदिश को। सदिश ए का अंतिम बिंदु ओ ए, यानी ए अंतिम बिंदु है, और सदिश बी का इनिशियल पॉइंट यानी प्रारंभिक बिंदु, यानी सदिश ए का अंतिम बिंदु सदिश बी का प्रारंभिक बिंदु हो जाए, इसमें हो ओ ए, और जहाँ पर ख़त्म हो रहा ए यहाँ से स्टार्ट होगा बी। इस प्रकार प्राप्त रेखा ओ बी से निरूपित सदिश ओ बी को सदिश ए व बी का योग कहते हैं। यानी अगर हमें ओ बी को मिला दिया जाए तो ये ए प्लस बी होगा, यानी ओ बी = ओ ए प्लस ए बी। यह सदिश योग कहलाता है। सदिश का योग त्रिभुज के नियम का पालन करता है, ये इम्पोर्टेंट है, यानी सदिश का जो योग है, दो सदिश का योग त्रिभुज के नियम का पालन करता है। यह नियम सदिश का विशेष गुण है। इसे साधारण योग नहीं समझते, इसका प्रयोग बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम में भी किया जाता है। अब कुछ यूनिट या मात्रक हैं, जैसे मास डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब, फोर्स का न्यूटन,
वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोणीय त्वरण का रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, प्रेशर का पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर, वर्क का जूल या न्यूटन मीटर, पावर का वॉट या जूल पर सेकंड। नेक्स्ट है न्यूटन के गति का प्रथम नियम। प्रत्येक पिंड अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था को उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। यानी अगर कोई वस्तु चल रही तो वो चलते रहने का प्रयास करती रहेगी, और कोई वस्तु विराम अवस्था में तो वो विराम अवस्था में रहने का प्रयास करेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाह्य बल ना लगे। तो अब फोर्स क्या होता है? पहले बात तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि है। तो बल वह बाह्य कारक है जो पिंड की विराम अवस्था या एक समान गति की अवस्था को बदल देता है, बदलने का प्रयास करता है। बिना बल के कोई भी भौतिक क्रिया संभव नहीं है। तो हम बल नहीं लगाएंगे तो भौतिक क्रिया नहीं हो सकती। बल वह साधन है जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। इसकी यूनिट न्यूटन होती है। अब है बल के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो हम बल दो तरह कैसे लगा सकते हैं, एक हम खिंचाव बल और एक जिसको हम तनाव कहते हैं, और एक संपीड़न जिसको हम कंप्रेसिव कहते हैं। जब कोई बल संतुलित होकर किसी पिंड को खींचता है, यानी दो बल इसमें देखो एक दूसरे के विपरीत लगे और बराबर हैं, तो उस बल को खिंचाव पुल या टेंसाइल फोर्स या तनाव बल कहते हैं। इसके विपरीत यदि बलों को द्वारा पिंड को दबाया जाता है तो दबने वाले बलों को संपीड़न या कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। अब क्रिया तथा प्रतिक्रिया। न्यूटन गति के तीसरे नियम के अनुसार हमें पता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यदि किसी वस्तु को हाथ से बल लगाकर दबाया जाए तो वह वस्तु भी हाथ पर उतने ही परिमाण का विपरीत दिशा में बल लगाकर दबाव का विरोध करती है। इस डायग्राम में देखो एक भार रखा है एक टेबल पर, माना इस वस्तु का भार W है इस पे, और W हमें पता है मास इनटू ग्रेविटी यानी m/g। तो जो इसका भार है टेबल इसके विपरीत एक दिशा में उतने ही मैग्नीट्यूड का एक रिएक्शन फोर्स लगाते हैं, इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। ये प्रतिक्रिया बल होता है। अब तनाव बल और संपीड़न बल, अभी हमने पढ़ा था कि दो अगर विपरीत दिशा में बल लगे किसी पर तो वो टेंसाइल फोर्स होता है, और दो किसी बॉडी पर एक ही दिशा में लगते हैं तो कंप्रेसिव फोर्स होता है। कंप्रेसिव फोर्स में किसी भी बॉडी की लंबाई कम होती है और डायमीटर बढ़ता है, और टेंसाइल फोर्स में उसकी लंबाई बढ़ती है और उसकी डायमीटर कम होता है। बलों की भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स, यानी अगर किसी बॉडी पर बहुत सारे बल एक साथ लगे हैं तो हर बल का इफ़ेक्ट अलग होगा। हर बल अपना इफ़ेक्ट उस बॉडी पर ज़रूर छोड़ेगा और उसका इफ़ेक्ट किसी और बल पर नहीं पड़ता है। देखो जब किसी बॉडी पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो इसमें प्रत्येक बल पिंड पर अपना प्रभाव स्वतंत्र रूप से इस प्रकार डालता है जैसे अन्य बल पिंड पर न लगे हों। अर्थात प्रत्येक बल पिंड पर प्रभाव अन्य बलों के पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे बल किसी भी भौतिक माध्यम जैसे रस्सी, चैन या आदि से लगता हो, यानी कोई डिपेंड नहीं करेगा, यानी हर बल अपना इफ़ेक्ट छोड़ेगा। नेक्स्ट है बलों की स्थानांतरणशीलता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। किसी दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी पर किसी वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो इस बल को उसकी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर क्रिया करता हुआ माना जा सकता है।
यानी इस डायग्राम पर देखो, यदि फोर्स F G पॉइंट पर लगा है और हम इसे एक सीधी रेखा में खींचें और 3 पॉइंट ले लें A और B और C, तो हम ये कह सकते हैं कि इस सीधी रेखा में A और B पर भी बल F उतना ही प्रभाव से लगा होगा जितना कि G पर लगा होगा। यही प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का फोर्स है। आज ये यूनिट ख़त्म हो गई है, कल सेकेंड यूनिट होगी।